नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ ख्यात कवि जयपाल जी हैं। हाल ही में उनका एक नया काव्य संग्रह आया है, बंद दरवाजे। ये बंद दरवाजे अभी से बहुत चर्चा में है। इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, अपनी भावनाओं को किन शब्दों में अपनी कलम से उस कोरे कागज पर उतारा है और अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को उन काव्य संग्रह के अंदर जो उन्होंने रचनाएं व्यक्त की हैं, लिखी हैं, वे शायद स्वयं उसमें जी रहे हैं। एक एक शब्द उनका किस तरह से अपनी वाणी को दर्शा रहा है, क्या महसूस करवा रहा है। आज हम उनसे इसी काव्य संग्रह बंद दरवाजे पर 10 सवाल उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर जयपाल जी। इनसे इनकी कविताओं से, इनके साहित्य से लोग काफी प्रभावित हैं, बल्कि खुद जयपाल जी बड़े उन विद्वानों के साहित्य से प्रभावित हैं जो समाज को सुधारने की बात कहते आए हैं, समाज को शिक्षित करने की बातें कहते आए हैं और प्रयास करते आए हैं। उन्हीं मलिन बस्तियों में जाकर के मास्टर जी ने भी उन्हीं लोगों के बीच में उस जिंदगी को कितना नजदीकी से देखा है। आज हम उनसे ये जानेंगे। तो हमारा पहला सवाल, मास्टर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जयपाल जी, आपने अभी जो काव्य संग्रह अपना एक विमोचन किया है, आपका बंद दरवाजे शीर्षक है उसका। इस संग्रह का शीर्षक आपकी कविता दृष्टि में किस प्रतीक धारणा का वाहक है? क्या यह व्यक्तिगत यादों का तालाब है, सामूहिक इतिहास का प्रतीक है, या दोनों के मिलन का चिन्ह है? यह हमारा पहला दर्शकों की ओर से सवाल है। दरअसल जो बंद दरवाजे हैं, इससे पहले दरवाजों के बाहर एक संग्रह आया था। उसका यही मतलब था कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदियों से दरवाज़ों के बाहर ही बैठे रहे। वे घरों में और बड़ी बड़ी हवेलियों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और ऐसी लाखों करोड़ों की जनसंख्या इस देश में रही जिनको घर के अंदर प्रवेश करना वर्जित था। वो धर्म स्थानों में नहीं जा सकते थे और धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, तो वे बिल्कुल दरवाज़ों से बाहर थे। उसके बाद ये जो संग्रह आया है, इसका शीर्षक है बंद दरवाजे। बंद दरवाजे का अर्थ यही है कि हमारे दरवाजे समाज के एक तबके के लिए, एक समुदाय के लिए, एक समाज के लिए हमेशा बंद रहे हैं। बंद दरवाजे का अर्थ, सरल अर्थ तो यही है कि आज भी हमारे दरवाजे दलित समुदाय के लिए पूरी तरह बंद हैं। आज भी उनको रोका जाता है, अगर कहीं भी वो पूजा स्थल में चले जाएं या घरों में भी वो काम करते हैं, लेकिन हम दरवाजे नहीं खोलते, दरवाजे के बाहर ही रखने का पूरा प्रयास रहता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हमारे दिमाग के दरवाजे भी पूरी तरह से बंद हैं। आज भी हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जब छोटी छोटी बातों के ऊपर हम उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। सभी इंसान बराबर हैं, ये बात इसका प्रचार भी हम करते हैं, सभी जगह कहते भी हैं,
लेकिन जो कहने वाले लोग हैं वही ऐसे मौके देखने में आते हैं कि वे अपनी कही गई बातों पर भी उसका कोई आचरण जो है आचरण में नहीं लेकर आते। आज भी कोई मुख्यमंत्री कहीं पर कोई पूजा करता है तो उस मंदिर को दोबारा से धोया जाता है। देश के राष्ट्रपति तक को कई स्थानों पे जाने से रोक दिया जाता है। तो ये और जो अगर यहाँ पर यह सवाल है, अभी कुछ घटनाएं हरियाणा में हुई और सुप्रीम कोर्ट की घटना से भी आप वाकिफ हैं। इन सारी बातों को देख कर के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं हमारे राज्य में, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत भी, तो उनका क्या उनके साथ व्यवहार होता होगा, क्या उनकी स्थिति होगी, कैसे वो इन स्थितियों में जी रहे हैं। क्योंकि हमारे बाहरी दरवाजे भी बंद हैं और हमारे आंतरिक दरवाजे भी बंद हैं। यही शीर्षक समझ करके यही शीर्षक मैंने इसका रखा था और ज़्यादातर पाठकों ने इसको समझा है और इस पे बात हुई है। जी, आपने जिस तरह से अपने इस काव्य संग्रह में हवाओं, गठरों और जूठी पत्तल जैसी छवियों में जो सामाजिक जख्म उभरते हैं, आपका इमेज चयन कितना व्यक्तिगत सम्मान की चिट्ठी है और कितना राजनीतिक आरोप प्रस्ताव। आप छवि और आरोप के बीच किस तरह का संतुलन रखते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, कुछ झूठी पत्तल है और हवाओं के नाम से जो दलित महिलाएं हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हमारा समाज कर रहा है और उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, तो वो अलग अलग हमने कविताएं इसमें संग्रह में है। तो एक झूठी पत्तल है और झूठी पत्तल में तो आप सभी वाकिफ हैं कि आज से बहुत समय पहले, ज़्यादा समय भी नहीं है, 15-20 साल पहले पत्तलों में ही खाना दिया जाता था और वे पत्तलें खा करके लोग फेंक देते थे। उसी से ही कुछ बच्चे वहाँ से उठा के खाते थे और जो शादियाँ या कोई बड़े बड़े समारोह होते थे गांव में, देहात में या शहर में भी, तो वे बहुत बाद में सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी बहुत मिठाई या और खाने की चीज़ें दे दिया करते थे। लेकिन फिर वो औरतें या वो आदमी जो ये पत्तल लेकर के जाते थे वो फिर अपने बच्चों को देते थे। इस दौरान उनके बच्चे इंतज़ार करते रहते थे कि कब वहाँ से खाना आएगा, क्योंकि घर में ऐसी स्थितियाँ नहीं थी कि कोई खाना बनाए, तो इंतज़ार करते रहते थे। और ये स्थितियाँ सभी छोटे गाँवों में, देहात में आज भी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा ढांचा जो है गांव का अभी भी वैसा ही है। ऐसा देखते हुए इसमें एक कविता है जो सबसे पहली कविता है वो तो झूठी पत्तल ही है। तो जूठन जो ये मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है, जूठन उसका नाम है, उसमें वे भी यही वर्णन करते हैं। और दलित जीवन में इस जूठन का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि हजारों साल से इसी के ऊपर वो जिंदा रहे हैं। उसी को प्रतीक मान करके मैंने ये पत्तल, जो जूठी पत्तल है, ये कैसे एक दलित परिवार को जो घरों में काम करते हैं उनको किस प्रकार से अपमानित करती है और उसी अपमान के सहारे जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी को ही वे अपने जीवन में अपना जीवन पालते हैं, बच्चों का जीवन पालते हैं और आशा रखते हैं कि कब दोबारा से उस प्रकार का कोई भंडारा, कोई उत्सव, कोई मेला या कोई शादी वगैरह होगी तो फिर से उनको वो खाने के लिए मिलेगा।
तो ये उनकी इच्छा रहती है। लेकिन इसी प्रकार से इसमें और भी कुछ कविताएं हैं। जैसे इसमें एक कविता है, दलित बस्ती में कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मैं दलित बस्ती हूँ, मेरे पास तो आज तक न ढंग से रवि पहुँचा और न ढंग से कोई कवि ही पहुँचा। साथियों, ये सवाल हम कवियों पर भी ये कविता उठाती है, साहित्यकारों, लेखकों, पत्रकारों सब पे उठाती है कि सभी कुछ जानते हुए भी आज भी उन बस्तियों का वही हाल है कि वहाँ पे आग लगा दी जाती है और उन बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है। उनकी महिलाओं से दुष्कर्म होते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग, इसमें हम सब शामिल हैं, वे भी उतना नहीं कर पाए, उनकी आवाज़ को उतना नहीं उठा पाते। इसलिए अगर रवि नहीं पहुंचा, वहाँ प्रकाश भी नहीं पहुंचता, क्योंकि अंधेरे मकान, अंधेरे घर होते हैं, कच्चे बने हुए या पक्के बने हुए, और जो शिक्षा का प्रकाश है वो भी वहाँ तक नहीं पहुंचता। तो यही मैं इन कविताओं में कहना चाहता था, जो हवाओं के माध्यम से, जूठी पत्तल के माध्यम से और हमारी जो जाति है उसके माध्यम से जो कटाक्ष उनके ऊपर किया जाता है, उनका जीवन है, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ क्या होता है, उसके माध्यम से इन कविताओं में मैंने ये बात की है। ये हमारा तीसरा सवाल है आपसे जयपाल जी। जाति, दास्ता और पवित्र अपवित्र की धारणाओं पर आपकी तीखी आलोचना है, और बताइए क्या आपकी कविताएं प्रत्यक्ष राजनीतिक मांग है या वे एक ऐसी नैतिक चेतावनी है जो पढ़ने वालों में आत्मनिरीक्षण उत्पन्न करें? मुख्य तौर पे तो जो कविता है वो सामाजिक सरोकारों से लैस है। इन सारी कविताओं के जो सरोकार हैं वो सामाजिक हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो राजनीति के बिना तो नहीं बदलता, उसको राजनीति ही बदलती है। क्योंकि हमारी राजनीति केवल उनको आश्वासन देती रही और उसको जो कुछ भी करना चाहिए था वो उन वर्गों के लिए करती रही जो सत्ता के, राजनीति के साथ रहे। इसलिए समस्याएं तो पूरी तरह से सामाजिक हैं, लेकिन उनके पीछे जो ताकत है वो राजनीतिक है। जो मुगल काल और उससे पहले, उसके बाद जो अंग्रेजों का समय रहा, और उससे पहले भी आप ये लगाइए कि 1000 साल तक जो भी सत्ताएं रही, जो भी राजा महाराजा रहे, उन्होंने एक वर्ग जो है उसको अपने से दूर रखा और वो छुआछूत तक बात पहुंच गई। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है कि आप किसी को स्पर्श करें तो वह आप जो है अपवित्र हो जाएं। ये केवल हिंदुस्तान में ही है और हमारी सामाजिक संरचना में है, और ये अभी नहीं गया है, इसीलिए हम इस पे बात आज भी कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं हमें हर रोज देखने को मिल जाती हैं। जैसे इसमें पवित्र अपवित्र कविता है एक, तो इस पवित्र अपवित्र कविता का मतलब यही है कि कुछ लोग अपने आप को आज भी दूसरों से श्रेष्ठ और पवित्र मानते हैं, जबकि दूसरा समाज ऐसा है जिसको वो अपने बराबर नहीं मानते। इसलिए उस समाज को बहिष्कृत, अपमानित होना पड़ता है, उनका बहिष्कार किया जाता है और वे श्रेष्ठ लोगों से अपने आप को दूर उनको रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। गांव देहात में आप चले जाएं तो वहाँ के साथ, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। मैं कुछ इसमें 2-4 लाइनें पढ़ूंगा। जैसे पवित्र वंदनीय होते हैं, अपवित्र निंदनीय, पवित्र शुद्ध होते हैं, अपवित्र अशुद्ध, पवित्र महान होते हैं, अपवित्र नीच, पवित्र गंदगी फैलाते हैं, अपवित्र सफाई करते हैं, पवित्र मालिक होते हैं, अपवित्र नौकर,
पवित्र मुख से पैदा होते हैं और अपवित्र पैरों से, पवित्र सतयुगी होते हैं, अपवित्र कलयुगी, पवित्र देवता होते हैं और अपवित्र राक्षस, पवित्र ऐतिहासिक होते हैं, अपवित्रों का कोई इतिहास नहीं होता। और मैं इसकी 2 अंतिम लाइनें पढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पवित्र होते हैं इसलिए कुछ लोग अपवित्र होते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज में आज भी एक भावना इस तरह की है जो समाज के बाकी हिस्से को, जो कि हमारे सारे काम करता है, साफ सफाई और हमारे कामों में सहायक बनता है, हमारे जीवन को जीने के लिए आसान बनाता है, वही आज जो है हम उसको अपने से दूर रखते हैं और खुद को हम पवित्र मानते हैं, दूसरे को पवित्र मानते हैं। यही भावना इस कविता में है। जी जब अभी हम अब हमारे पास सवाल और भी हैं कुछ दर्शकों के जो प्रबुद्धजीवियों के भी आए हुए हैं, तो उनमें से हम एक सवाल और पूछ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ सवाल हैं जो आपसे जानेंगे, तो थोड़ा संक्षेप में हम चाहेंगे आप इसको जवाब दे देंगे। भाषा राजनीति के बारे में आपने शुद्ध हिंदी उर्दू के शब्द और कभी कभार अंग्रेजी का संयोजन अपनाया है। यह मिलीजुली भाषा क्या समाज विभाजन को टूटने का माध्यम है या भाषिक विरोधाभास को और तीक्ष्ण करता है? अगर इन कविताओं को देखा जाए तो आपने ठीक कहा है भाटिया जी कि इसमें सभी भाषाओं के, मतलब विशेष करके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी के शब्द हैं। दरअसल पात्र जिस वर्ग से आते हैं उनकी अपनी एक भाषा होती है और हम कविता में कोशिश करते हैं कि उनके मन की बात अगर आप कह रहे हैं तो वो भाषा भी उनके मन से ही निकली हुई हो। और क्योंकि हमारा समाज एक सांझी संस्कृति का प्रतीक है, संयुक्त संस्कृति का प्रतीक है, यहाँ सदियों से सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के लोग रह रहे हैं, इसलिए हमारी हिंदुस्तानी भाषा ही सच्ची भाषा है, क्योंकि उसके अंदर पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल होते हैं और वही हमारी सहज भाषा है। और इसमें भी पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे भी मैं कहूँगा कि सभी भाषाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक रचना का, कविता का, साहित्य का सवाल है, उसमें तो जैसा पात्र होता है, जैसी परिस्थिति होती है, जिस इलाके का या जिस दृश्य का वर्णन होता है, भाषा उसी अनुसार ही हमें प्रयोग करनी पड़ती है, तभी वो एक सहज रचना हम कह सकते हैं। जी, ये आपने बहुत माकूल जवाब दिया है। और 5वां सवाल भी हमारा इस तरह एक प्रबुद्धजीवी दार्शनिक की तरफ से है। कवि और धर्म ग्रंथों पर आपकी व्यंग्यात्मक तीखापन, क्या आप इसे परंपरा के विरुद्ध एक नाटकीय प्रतिकार मानते हैं या एक दार्शनिक विमर्श के लिए उद्धृत प्रेरणा? आपकी नजर में धर्म और साहित्य का संबंध क्या होना चाहिए? शुरुआती जो 1-2 लाइन दोबारा से बढ़ती तो ठीक रहेगा। शुरुआती 1-2 लाइन। जी, कवियों और धर्म ग्रंथों पर आपकी व्यंग्यात्मक तीखापन, क्या आप इसे परंपरा के विरुद्ध एक नाटकीय प्रतिकार मानते हैं? हाँ, समझ गया, ठीक है। या एक दार्शनिक विमर्श के लिए उद्धृत प्रेरणा? आपकी नजर में धर्म और साहित्य का संबंध क्या होना चाहिए? जो साहित्य है उस पे तो कोई ऐसा व्यंग मैं नहीं करता, क्योंकि साहित्य का जो अर्थ है वो पूरी तरह से मानवतावादी है और वो इंसानियत के पक्ष में है, जो किसी भाषा का, किसी व्यक्ति का कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब उसमें कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह आ जाते हैं तो फिर साहित्य भी उसी प्रकार से लिखा जाने लगता है, खास करके जब उसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति हो या निजी हित, राजनीतिक हित, किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी के हित आ जाते हैं तो वो फिर पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
ऐसा साहित्य जो है वो हम उसको नहीं कह सकते कि वो समाज के लिए लिखा गया है। उसकी ही आमतौर पे उसी पर ही व्यंग किए जाते हैं। और जहाँ तक साहित्य के साथ धर्म का सवाल है, धर्म शुरू से ही मनुष्य ने इसलिए बनाया था कि हम सब लोग मिलजुल करके नैतिक रूप से अपने मन को साफ रख करके सबके साथ समान व्यवहार करें। हमारे संतों का यही उपदेश रहा है। लेकिन जब उसमें राजनीति आई और कुछ जातियों ने अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक स्थानों का प्रभुत्व हो गया। कहीं पे चर्च का, कहीं पे मस्जिद का, कहीं पे मंदिर का, और वो इतना प्रभावी होता चला गया कि उसमें इंसानियत कम होती चली गई। संत कबीर, रविदास, नानक या बुल्ले शाह जैसे लोग, ईसा मसीह जैसे लोग अपनी बातें कहते रहे, बुद्ध, महावीर, जैन, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर अपने संगठन बना लिए, उनकी बातों को भुला करके अपनी बातें ही शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब उस ऐसे संगठित और विकृत जो धर्म है उसकी ही हम आलोचना करते हैं जी। और उसकी हमेशा ही करते भी रहेंगे, क्योंकि वो मनुष्यता के खिलाफ काम करते हैं। और ये इस समय काफ़ी जोरों पर ये काम हो रहा है। हम उसकी आलोचना करते हैं कि हमें संतों महात्माओं के दिए उपदेशों पर ही चलना चाहिए, ना कि राजनीतिक वो जी बिल्कुल। तो बहुत ही आपने अच्छा ये इस प्रश्न का भी आपने जवाब दिया है, और वाकई में ये हमारे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं, और इनका जितना हो सके निंदा भी करनी चाहिए और इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। धर्म भी हमारा उस साहित्य के आधार पर ही है, और उसने भी मानव को एक शिक्षा यही दी, प्रेरणा दी है। और इसमें एक हमारे प्रबुद्ध जीवी का जिस तरह से सवाल आया है, कहानी, वृत्त, लोक चित्र और नया पुराना मिथक, आपने शंभुक, एकलव्य और यीशु जैसे पात्रों का इशारा किया है। इन ऐतिहासिक धार्मिक संकेतों का उद्देश्य क्या है? पुनर्व्याख्या, आरोप या सहानुभूति का विस्तार। हालांकि ये अभी अभी जो सवाल का प्रश्न का जो हमारे उत्तर दिया है उसमें काफी कुछ जयपाल जी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी आप संक्षेप में इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। इन कविताओं में कुछ मिथक आए हैं जी, और मिथक साहित्य में आते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से, इसी प्रकार से ये मिथक इन कविताओं में आए हैं। और ईसा मसीह का मिथक भी उसी रूप में लिया गया है कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन वो तीसरे दिन मिथक के अनुसार, उस कहानी के अनुसार, बाइबल के अनुसार जीवित हो उठे थे। लेकिन इसका संबंध यहाँ पे केवल इतना ही है कि हमारा समय से, जहाँ तक का आपने सवाल पूछा है, कि आज का जो समय है ये आधुनिक दौर है, जिसमें बहुत सारी परंपराओं को, जो कि गलत थी अपने समय के अनुसार, अमानवीय थी, उनको बदला जा रहा है। और अब नई पीढ़ी इस देश का निर्माण करने में लगी हुई है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो समाज को बहुत पीछे ले जाना चाहती हैं, और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं समाज के अंदर, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सुधारक हैं, जो चाहते हैं कि समाज आगे जाए। हम पुरानी परंपराओं को, जो कि हमारे विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में बाधक हैं जी, उनको हम छोड़ करके आगे बढ़ें। तो ये ऐसा आधुनिक समय है जिसमें कि हम सभी मजदूर वर्ग जो है वो जात पात से ऊपर उठ करके, जिसमें दलित और बाकी सभी सर्वहारा वर्ग शामिल है, ये आज हम मानते हैं कि उनका समय है ये। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब उनको कोई किसी भी प्रकार की अहमियत नहीं देता था, इसीलिए कहा गया कि वो उनका समय था
लेकिन आज हमारा समय है, लेकिन हम इसमें किसी से कोई बदला या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखते। तो इसमें हमारा एक सवाल का ये जवाब आ गया, जिस तरह से जयपाल जी ने बताया है, बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिया है। तो 8वां एक प्रश्न एक हमारे और प्रबुद्ध जीवी की तरफ से, अलंकार व लय रचना पर एक भाषा वैज्ञानिक प्रश्न। आपकी पंक्तियों में स्थानीय बोलियों की नमी और काल्पनिक विरामों का क्या सैद्धांतिक आधार है, और क्या आपने किसी खास मौखिक परंपरा से अलंकरण ग्रहण किया है? हाँ, ये मौखिक परंपरा है इस देश में भी और दूसरे देशों में भी। जो सदा से, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक मौखिक परंपरा ही चलती थी। फिर उसके बाद लिपि का आविष्कार हुआ तो लोगों ने लिखे हुए को प्रमाण माना। और इन कविताओं में जो व्याकरण का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, तो हमारा यही होता है कि कविता में जो बात कही गई है वो पाठक तक पहुंच जाए। उसमें जहाँ कहीं कोमा अल्प विराम लगाना पड़ता है वो हम लगाते हैं, और जहाँ पूर्ण विराम की ज़रूरत होती है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। लेकिन इन कविताओं में कहीं पर भी कोई पूर्ण विराम नहीं है। उसका मतलब यही है कि अगर उस कविता में आपकी बात जो है पूरी हो गई है तो उसमें अब किसी प्रकार का पूर्ण विराम नहीं है, तो अब इस कविता का जो प्रक्रिया है वो अब पाठक को सोचने के लिए आगे समय देती है, आगे अवकाश देती है कि आप इस पर दोबारा से और आगे सोचें। इस कविता को यहाँ पर समाप्त मत समझें। इसलिए किसी भी कविता में कोई भी पूर्ण विराम मैंने नहीं लगाया है, और ये सारी कविताएं आपस में एक तरह से जुड़ी हुई है। और कुछ कुल मिलाकर के आपने खास मौखिक परंपरा से अलंकरण ग्रहण नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा संतोषजनक जवाब है हमारे पाठकों तक। जयपाल जी का जो काव्य संग्रह बंद दरवाजे आया है, उसमें कितनी सादगी के साथ, कितनी भावनात्मक संवेदनात्मक तरीके से उन्होंने इसको अपनी रचनाओं के माध्यम से उन लोगों के जो इस जीवन को जी रहे हैं, उस दलित लोगों को जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है आज के युग में भी, उन्हीं की बातों को उन्हें सामाजिक समावेश में किस तरह से उठाने का एक हौसला अपना दिखाया और किया है। यही एक गुण जो है हमारे सूफी संतों के अंदर भी था। और इसी तरह एक अब 9वां प्रश्न हम चाहेंगे संक्षेप में इसका भी जवाब जयपाल जी से चलते चलते जल्दी ले लें, ताकि उसके बाद फिर एक आखिरी सवाल और होगा। नैतिक जांच और प्रतिशोध में प्रश्न। आपकी कुछ कविताओं में क्रोध की तीव्रता स्पष्ट है, जैसे थूक और ब्रह्म हत्या की चर्चा। क्या आप कविता को न्याय का हथियार मानते हैं, या न्याय की कल्पना के लिए कविता को एक संवाद स्थान बनाना चाहते हैं? जयपाल जी। हाँ जी, इन कविताओं में आवेश, क्रोध, गुस्सा इसी कारण से है कि जो हालात जिनको बहुत जल्दी बदल जाना चाहिए था, वो सभी हालात वैसे के वैसे बहुत जगह पे हैं। हालांकि उसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है जी। उसी आवेश, गुस्से और प्रतिरोध की ये कविताएं हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से प्रतिशोध लेने की भावना नहीं है, बदले की भावना नहीं है। और इसमें एक कविता भी है कि ये हमारा समय है, लेकिन हम इसमें आपसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, बल्कि हम सब मिलकर के उसी तरह रहना चाहते हैं जिस तरह से बाकी सारी दुनिया रहती है। आप ये कहना चाहते हैं न्याय का हथियार नहीं हैं उसको? हाँ, संवाद का स्थान बनाना चाहते हैं। हाँ, संवाद का स्थान होगा और न्याय के उसमें जो है वो सहायक होगा। इस प्रकार की जो वैचारिकता है वो हथियार नहीं है। हाँ, माध्यम है। हाँ, माध्यम है। इसी को ये हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि कलम भी जो है एक हथियार की तरह है। ये उस तरह से हथियार का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो कलम है, हमारी जो कविता है, अपने शब्दों के माध्यम से हमने उसको अपनी बात तरह से ये हथियार भी है। उस तरह से दलित पीड़न को हमने उठाया है समाज के सामने, ताकि उसे न्याय मिले। और ये एक संवाद का हमने
माध्यम बना दिया। तो एक आखिरी सवाल, बंद दरवाजे के ऊपर जो दो बड़े महान विभूतियों ने, विद्वानों ने उसके ऊपर अपना पाठ भी लिखा है इस पुस्तक के अंदर। उन्होंने भी इसे यही बताया कि ये कहीं ना कहीं जो आज की दलित उत्पीड़न की पीड़ा है वो मनुस्मृति से ही उत्पन्न हुई है। शायद वे बुद्धिजीवी, ये प्रबुद्ध जीवी, वो दार्शनिक चिंतक विचारक लोग वो इसे शायद न्यायपूर्वक नहीं मानते हैं, इसीलिए मनुस्मृति पर आज भी सवाल उठाया जाता है। तो आखिरी जो हमारे पाठकों की, पाठक वर्ग से भी सवाल है और हमारे कुछ साहित्यकारों की तरफ से भी, भविष्य और अनुवाद संभावनाएं, यदि यह संग्रह अनुवाद होकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आए तो आप कौन सी भावनाएं और सवाल सबसे पहले पहुंचाना चाहेंगे और आगामी रचनात्मक क्रम में आप किस भाषाई स्वरूपात्मक प्रयोग की ओर बढ़ना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक अनुवाद का प्रश्न है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो हमारी जो सारी ये जो भावनाएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, ये तभी हल होंगी जब हम वैश्विक नज़रिया, जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सारी समस्याओं को देखेंगे। इसी प्रकार से ये जाति का सवाल है, ये वर्ग का सवाल जब बन जाएगा और समाज में उसी प्रकार के परिवर्तन होंगे तो उसकी भाषा भी उसी प्रकार मानवीय होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। चाहे इसका अनुवाद हो या हम इस जातीय समस्या को, जो कि केवल भारतीय समाज में है और यूरोपीय समाज में नहीं है, वहाँ दूसरी समस्याएं हो सकती हैं, तो मैं इसमें चाहूँगा कि हम वैश्विक नज़रिए से, इंसानियत के नज़रिए से और सभी जियो और जीने दो की जो बात है उस पर चलकर ही हम इस समाज का निर्माण कर सकते हैं, और इस समस्या को भी मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल जी, आज हमारे साथ इतना समय आपने अमूल्य समय दिया हमारे पाठकों श्रोताओं के लिए। और हम आपको ये एक बार फिर बताना चाहते हैं, बंद दरवाजे दलित चिंतन की कविताएं जो जयपाल जी द्वारा लिखी गई हैं,